आज आप लोग जान सकोगे इंडियन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको कीटों के द्वारा किस हद तक प्रभावित किया जा सकता है। अभी हमने एक न्यूज़ देखे थे, आज ही देखे थे, यूपी से रिलेटेड थी वो। उसमें बताया गया था कि मौसम में जो उतार चढ़ाव हो रहा है इसके चलते यूपी में जो गन्ना की खेती होती है उस पर कीटों का अटैक हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से कीट हैं जो गन्नों में लगते हैं, किस एरिया को वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं और किसानों को इसके लिए कौन कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि जो वैज्ञानिक लोग उस फील्ड को विजिटिंग करने जाते हैं उनको कौन कौन से काम करने की ज़रूरत है, ये सारी बातें आज हमने जाने थे। आज साइंस वाले पेज में ठीक इसी प्रकार की न्यूज़ आई है वाइट फ्लाइज को लेकर के। ठीक है, वाइट फ्लाइज इंडिया में कब आई, किस देश की ये मानी जाती है, सबसे पहले कौन से स्टेट में इसका फैलाव हुआ था। ठीक है, और वैज्ञानिक लोग इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। जैसे ही ये पहली बार रिपोर्टेड की गई थी उसके बाद धीरे 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 करके पूरे अक्रॉस इंडिया में इसने अपने पैर पसार लिए थे। केवल एक एरिया बच गया था, वो था जम्मू एंड कश्मीर का। और यदि आप बात करोगे कि कितना हेक्टेयर एरिया है जिसको इन्होंने प्रभावित किया था, तो वो है 1.35 लाख हेक्टेयर का एरिया इन्होंने प्रभावित कर दिया था। ठीक है, जिसमें खेती होती थी कोकोनट की और पाम ऑयल की। ये एरिया को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था। अब हम बात कर रहे हैं 2016 से। 2016 में एक टीम है, ये जाती है तमिलनाडु के कोकोनट के फील्ड, ताकि ये इन्वेस्टिगेट कर सके कि कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इनका। टीम कौन कौन सी थी? ICAR थी, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज। इन्होंने ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसका दौरा किया था। इन्होंने क्या क्या पाया? इन्होंने ये पाया था कि कोकोनट की जो उत्पादकता है ना वो कम हो गई है। दूसरी बात ये था कि बहुत ही ज़्यादा खेतों में क्षति देखने को मिली थी। अब हम बात करते हैं पहले केस की। सबसे यदि बड़ी मात्रा में हम कहें कि कहाँ पर किस स्टेट में हमको देखने को मिला, तो इसकी शुरुआत होती है केरला से। 1995 की ये बात है। और आज की यदि हम बात कर लेना ना, तो पूरे देश में इनका फैलाव हो चुका है। अब जो लोग भी इस काम से रिलेटेड रिसर्च में लगे रहते हैं वो आखिर क्या क्या चीज़ों को पता लगाते हैं। तो 2015 से लेकर के 2020 तक लोगों ने काम किया। ठीक है, और इनका जो ऑकुरेंस है उसका पैटर्न किस प्रकार से है। दूसरी बात ये है जो इंटेंसिटी कितनी है इनकी, मतलब कीटों की जो भरमार है वो कितनी ज़्यादा मात्रा में है और किस टाइप की है। दूसरी बात इन्होंने ये भी पता लगाया कि इनका नेचुरल एनिमी क्या हो सकता है, ताकि हम उसका यूज़ कर सकें और इनको ख़त्म कर सकें। इसके अलावा ठीक है, जो टीम है इसने कम से भी कम एटलीस्ट 5 से 10 लोकेशन हर ज़िला में विजिट किया। 5 से 12 डिस्ट्रिक्ट ईच स्टेट, इसमें इंक्लूड था, लक्षद्वीप भी शामिल था। ठीक है, जब तक हम लोग इन्वेस्टिगेट या फिर विजिट नहीं करेंगे तो हम वास्तविक चीज़ का पता कैसे लगा पाएंगे। क्या क्या चीज़ पता लग जाएंगी? पैटर्न ऑफ ऑकुरेंस, इनकी इंटेंसिटी कितनी है, इनका नेचुरल एनिमीज़ कौन कौन है। और फिर सबसे बढ़िया बात ये थी कि इन्होंने डीएनए से रिलेटेड स्टडी की। ठीक है, इनका जीनोमिक डीएनए लिया इंडिविजुअल एडल्ट वाइट फ्लाइज से और एक्सप्लेन किया डिटेल अबाउट 8 इन्वेसिव स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। मतलब डीएनए में जब इन्होंने रिसर्च किया तो इंडिया में 8 प्रकार की जो इन्वेसिव वाइट फ्लाइज हैं उनकी कैटेगरी को पाया था। अब यदि हम बात करें ये लोग आखिर हैं कहाँ की मूल रूप से, तो ये जो मोस्ट ऑफ दीज स्पीसीज है ना, ये नेटिव हैं कैरिबियन आइसलैंड या फिर सेंट्रल अमेरिका, या फिर दोनों जगह से माना जाता है कि यहीं से यहाँ पर आई हैं। अब दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि वो हमारे यहाँ पर आई कैसे करके हैं, आखिर पहुँच कैसे गई। इसके कई सारे कारण का इन्होंने अंदाज़ा लगाया। ये बहुत कठिन बात है लेकिन, कि आखिर वो हमारे देश में आई कैसे। यदि मोस्ट प्रोबेबली हम बात करें ना, तो जो बेबी इंसेक्ट है हो सकता है ये आई हो।
हमने वहाँ से कोई प्लांट को इंपोर्ट किया हो। दूसरी बात ये है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है ना, टूरिस्ट लोगों ने हो सकता है कि कोई प्लांट तोड़ा हो, उसके साथ साथ में ही वो इंसेक्ट उसके साथ साथ में ही आ गया हो। तीसरी बात ये है, जो टिनी प्लांट्स रहते हैं ना, हो सकता है लोगों ने उनको तोड़ा होगा और अपने साथ में उनको ले आए होंगे। यही जो है मेन रीज़न बताए जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को जागरूक करने की। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसका फैलाव हो चुका है इसको हम देख लेते हैं। तो जो टीम थी उन्होंने नोट डाउन किया कि पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया था इंडिया में, और जब से पहली बार इनको देखे हैं ना, तब से पूरे इंडिया में इनका फैलाव हो गया है। केवल एक जम्मू और कश्मीर बच गए हैं, बाकी सब जगह इनका फैलाव हमको देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं तमिलनाडु स्टेट की बात करते हैं। रियोस स्पाइरलिंग वाइट फ्लाई 2016 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको रिपोर्ट किया गया था पोलाची तमिलनाडु में 2016 में, और अब कंडीशन ऐसी आ गई है कि पूरे देश में इनका फैलाव हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप वाला एरिया है ना, वो तक इनसे बच नहीं पाया है। अब ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कितने लाख हेक्टेयर एरिया से अफेक्ट हुआ था। तो लगभग 1.35 लाख हेक्टेयर एरिया कोकोनट का और ऑयल पाम का इफेक्ट हुआ था रोग्यूस स्पाइरलिंग वाइट फ्लाई के द्वारा। अब हम बात करते हैं, इतनी जल्दी ये लोग फैल कैसे जा रहे हैं, आखिर क्या क्या इनके रीज़न हो सकते हैं। पहली बात तो ये है ना, इन इनकी जो प्रकृति है, मतलब इनका जो स्वभाव कैसा है, मतलब इनका स्वभाव इस प्रकार का है कि ये केवल एक ही प्रकार के फूड नहीं खा रहे, ये अलग अलग प्रकार के फूड को भी खा लेती हैं। पॉलीफेगस नेचर है इनकी। दूसरी बात ये है, बहुत बड़ी मात्रा में ये अपने बच्चों को जन्म दे रही हैं, ब्रीडिंग कर रही हैं, इसके कारण भी इनकी जनसंख्या तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। अब यदि हम बात करें ना, ये इनके दो नाम दिए गए हैं, एल्यूरोडिकस डिस्परसस, एल्यूरोडिकस रोगीपोर्कुलेटस। ये दो हैं जो कि 320 और 40 प्रकार के प्लांट स्पीसीज में इनको रिपोर्टिंग की गई है, ऐसा यहाँ पर बात बताई गई है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनवेसिव वाइट फ्लाइज। अब कहीं कहीं तो हमने केवल ये देखा है कि कोकोनट और पाम ऑयल, लेकिन इनकी जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है ना कि इनको यदि कोकोनट यदि फिर पाम ऑयल नहीं मिलता है तो ये कुछ भी चीज़ खा लेती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक ही प्रकार की फसलों को ये नुकसान पहुंचाती हैं, ये कई प्रकार के प्लांट की स्पीसीज को नष्ट कर देती हैं। जैसे कि कोकोनट हो गया, बनाना हो गया, मैंगो, सपोटा, गुआवा, केजू, काजू हो गया, ऑयल पाम है, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स सच एज बॉटल पाम, फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज, बटरफ्लाई पाम एंड इम्पोर्टेंट मेडिकल प्लांट्स। ये सारी चीज़ों को ये इफ़ेक्ट कर डालती हैं। ठीक है, इन पर ये आक्रमण कर देती हैं। अब यदि हम बात करें इनके प्रोटेक्शन की कि आखिर हम इससे अपना बचाव कर कैसे सकते हैं। ठीक है, यदि हम सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ करें ना, तो इससे तो थोड़ी बहुत हमको राहत मिल जाती है, लेकिन इनको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट काम है, सिंथेटिक यदि इंसेक्टिसाइड का आप यूज़ कर रहे हैं तो। दूसरी बात यह है, देखो, कुछ तो इनके प्राकृतिक रूप से ही कोई शत्रु हो सकते हैं, प्रीडेटर्स हो सकते हैं। दूसरा हो सकते हैं ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ना, इसका मतलब होता है परजीवी। हो सकता है कुछ परजीवी इन पर आश्रित हों, वो इनको अपना भोजन बनाना चाहते हों। दूसरी बात है फंगी। ठीक है, ऐसा फंगी जो कि इंसेक्ट को किल कर सकता है। ये तीन उपाय यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें ना कि अब उपाय जो यहाँ पर बताए गए हैं, कहना है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली आपको ये सही मिल जाए, मतलब रुपया पैसा के हिसाब से देखेंगे तो ये ठीक ठाक पड़ जाता, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। मेन बात यही है।
दूसरी बात, जिस फंगी का हमने नाम लिया था, फंगीज का नाम लिया था, ठीक है, ये जो रहता है ना, इसको प्यूरिफाई कर दिया जाता है और ग्राउंड इन द लैब, और इसका हम मास रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब इस फंगी को लैब में बनाया जा सकता है और इसको खेत में डाला जा सकता है। इससे हम उनकी जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें आप मिला दीजिए, जैसे कि जो नेचुरली जो आप प्रेडिटर यूज़ कर रहे हैं और जो परजीवी यूज़ कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके आप खेतों में इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आगे वैज्ञानिक बताते हैं कि आखिर हम अब आगे कर क्या सकते हैं। उनका ये कहना है कि हमें कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके लक्षण कहाँ पर दिख जा रहे हैं, ठीक है, उनका होस्ट प्लांट्स कौन सा है, और जो जियोग्राफिकल एक्सपांसन है ना, इन सब की हमें मॉनिटरिंग करते रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि कोई नेचुरल एनिमीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर बायो कंट्रोल प्रोग्राम्स कैन आल्सो बी कैरिड आउट।